इमेज को देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से एलिगेटर कौन है और क्रोकोडाइल कौन है। अगर आप बता सकते हैं तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एपिसोड 1 ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सीरीज़। आज हम बात करेंगे क्रोकोडिलियंस के बारे में, यानी मगरमच्छों के बारे में। क्रोकोडिलियंस फाइलम कॉर्डेटा और क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। क्रोकोडिलियंस को अक्सर डायनासोर से कंपेयर किया जाता है क्योंकि क्रोकोडिलियंस और डायनासोर्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन क्रोकोडिलियंस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देम। हाउएवर, क्रोकोडिलियंस और डायनासोर्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर है जो ग्रुप आर्कोसॉर से बिलोंग करता है। इंटरेस्टिंगली, बर्ड्स भी आर्कोसॉर ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। वैसे तो सारे ही बर्ड्स आर्कोसॉर्स के डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन कैसुअली एक ऐसा स्पेशल बर्ड है जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में एक डायनासोर को देख रहे हैं। दे आर द मोस्ट क्लोजेस्ट लिविंग डिसेंडेंट ऑफ डायनासोर्स। इनकी आवाज़ भी काफ़ी डेंजरस होती है एंड दे हैव एबिलिटी टू किल यू। बर्ड्स थेरोपॉड्स ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं। थेरोपॉड्स एक डायनासोर्स का ग्रुप है। मतलब ये हुआ कि ये छोटी सी मासूम सी कलरफुल सी चिड़िया है, वो एक्चुअल में मॉडर्न डायनासोर है। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल तो है कि इतना बड़ा खतरनाक डायनासोर और कहाँ एक मासूम सी चिड़िया, लेकिन सच है। अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब भी आप कोई बर्ड देखें तो याद रखना आप एक डायनासोर को देख रहे हैं। अब क्रोकोडिलियंस पर वापस आते हैं। क्रोकोडिलियंस मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। सिर्फ यूरोप और एंटार्क्टिका ही ऐसे 2 कॉन्टिनेंट्स हैं जहां क्रोकोडिलियंस नहीं पाए जाते। आज के दिन कुल 26 नॉन स्पीशीज़ है क्रोकोडिलियंस की, जो डिवाइडेड है 3 फैमिलीज़ में: क्रोकोडिलिडाई, एलिगेट्रॉइडी, गैवियालिडाई। क्रोकोडिलियंस की सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है क्रोकोडिलिडाई। इस फैमिली में 16 स्पीशीज़ है ट्रू क्रोकोडाइल्स की। द हेड ऑफ द फैमिली इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्टीज कैन रीच अप टू 1000 to 1500 kg इन वेट और लेंथ में 6 मीटर तक का ग्रो कर सकते हैं। सॉल्टीज आर फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कुछ फीजी में भी पाए जाते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट क्रोकोडाइल इज़ नाइल क्रोकोडाइल। नाइल क्रोकोडाइल्स रिस्पॉन्सिबल है 300 से ज़्यादा अटैक्स के पर ईयर ऑन ह्यूमंस। नाइल क्रॉक्स बहुत अग्रेसिव होते हैं टूवर्ड्स ह्यूमन। इनका वेट 250 से 750 किलो तक का हो सकता है और लेंथ में ये 4 मीटर तक का ग्रो कर सकते हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। फॉलोड बाय फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, अमेरिकन क्रोकोडाइल, वेस्ट अफ्रीकन क्रोकोडाइल, ओरिनोको क्रोकोडाइल, क्यूबन क्रोकोडाइल, फिलीपीन क्रोकोडाइल, न्यू गिनी क्रोकोडाइल, सियामीज क्रोकोडाइल, ड्रॉफ क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल, मॉरलेट्स क्रोकोडाइल, वेस्ट अफ्रीकन स्लेंडर स्नाउटेड क्रोकोडाइल, सेंट्रल अफ्रीकन स्लेंडर स्नाउटेड क्रोकोडाइल, हॉल्स न्यू गिनी क्रोकोडाइल। ये सारे ट्रू क्रोकोडाइल्स हैं। इनकी अपनी अपनी खासियत है और सारे ही बहुत अग्रेसिव होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी फैमिली के बारे में, दैट इज़ एलिगेट्रॉइडी। 8 स्पीशीज़ हैं। इस फैमिली में सिर्फ 2 ट्रू एलिगेटर्स हैं विद हाफ ऑफ कजन्स कॉल्ड एज केमन्स। अमेरिकन एलिगेटर और चाइनीज़ एलिगेटर ही ट्रू एलिगेटर्स हैं और बाकी के 6 केमन्स। कुवियर्स ड्रॉफ केमन, स्मूथ फ्रंटेड केमन, यखेर केमन, स्पेक्टर्ड केमन, ब्रॉड स्नाउटेड केमन, ब्लैक केमन। केमन और एलिगेटर में बस इतना ही फ़र्क है कि एलिगेटर साइज़ में बड़े होते हैं और केमन्स साइज़ में छोटे होते हैं। केमन्स के दांत शार्प और थिन होते हैं, सुई की तरह, जबकि एलिगेटर्स हैव ब्लंट टीथ। बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों में एंड इसलिए दे आर कॉल्ड एज कजन्स। दे आर मोस्टली फाउंड इन अमेरिका एंड चाइना। अब आते हैं तीसरी और आखिरी फैमिली पे, गैवियालिडाई। सबसे छोटी फैमिली है, सिर्फ 2 स्पीशीज़ है, घारियल एंड द फॉल्स घारियल। फॉल्स घारियल्स को टॉमिस्टोमा भी कहते हैं। घारियल्स आर नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। डिफरेंस बिटवीन घारियल एंड द फॉल्स घारियल: घारियल साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू फॉल्स घारियल्स। घारियल्स हैव बम्प ऑन देयर स्नाउट्स, जबकि फॉल्स घारियल्स की स्मूथ स्नाउट होती है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक सवाल पूछा था कि एलिगेटर कौन है और क्रोकोडाइल कौन है।
घारियल को डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है बिकॉज ऑफ द यूनिक स्नाउट। घारियल्स की स्नाउट लॉन्ग एंड नैरो होती है जिससे आसानी से पता चल जाता है कि ये घारियल है। लेकिन क्रॉक्स और गेटर्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, लेकिन इनका बेसिक डिफरेंस भी इनके अपीयरेंस से ही मालूम होता है, इनकी स्नाउट से। क्रोकोडाइल का स्नाउट वी शेप्ड का होता है जबकि एलिगेटर्स का स्नाउट यू शेप्ड का होता है। एलिगेटर्स ज़्यादा कूलर टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रोकोडाइल्स, क्योंकि बाकी रेप्टाइल्स की तरह क्रोकोडिलियंस आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। इनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड होता है सराउंडिंग पे। अनलाइक मैमल्स एंड एप्स, क्रोकोडिलियंस अपनी बॉडी हीट रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए क्रोकोडिलियंस नीड ड्राई लैंड एंड वाटर। ये क्रोकोडिलियंस की ज़रूरत है ताकि जब भी ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो तो पानी में रह सके। एंड टू वार्म अप द बॉडी टेम्परेचर क्रोकोडिलियंस डू सन बास्किंग, जिसके लिए एक ड्राई लैंड होना भी ज़रूरी है। हम इंसान वार्म ब्लडेड है। आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट डिपेंड ऑन आवर सराउंडिंग, क्योंकि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है ब्रेन के एक पार्ट से कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हमें गर्मी लगती है वे स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना आने लगता है टू कूल डाउन आवर बॉडी। सिमिलर एग्जांपल है ठंड का। जब भी हमें ज़्यादा ठंडी लगती है हम कांपने लगते हैं। आवर बॉडी स्टार्ट शिवरिंग बिकॉज हमारी स्किन में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन सिग्नल देता है मसल्स को टू वर्क, और हम कांपने लगते हैं। इससे हमारी बॉडी हीट रेगुलेट करती है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा लो ना हो जाए। वैसे तो सारे ही क्रोकोडिलियंस अग्रेसिव होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिगेटर्स। एलिगेटर्स 35 से 50 साल तक जी सकते हैं जबकि क्रोकोडाइल्स कैन लिव अप टू 70 ईयर्स। अ मंथ आफ्टर मीटिंग फीमेल क्रॉक्स नेस्ट बनाना शुरू करती है ज़मीन में एक बोरो बना के। एक फीमेल अराउंड 50 अंडे देती है। अंडे में से मेल निकलेगा या फीमेल ये डिपेंड होता है नेस्ट के टेम्परेचर पे। एग्स इंक्यूबेटेड एट 30 to 33 डिग्री सेल्सियस हैच आउट एज मेल्स, जबकि टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो इट हैच आउट एज फीमेल्स। अमेरिकन एलिगेटर्स अपने बच्चों को 1 साल तक गार्ड करते हैं क्योंकि क्रॉक्स बेबीज आर वल्नरेबल। स्नेक्स, बर्ड्स, वाइल्ड पिग्स का ये खाना बन सकते हैं। पहले कुछ साल क्रोकोडाइल्स मछली खाते हैं या जो भी उनके छोटे से स्नाउट में फिट आ जाए वो खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्रोकोडिलियंस बड़े होते हैं ऑब्वियसली उनका डाइट भी बड़ा होता है। क्रोकोडिलियंस के स्नाउट और इनके दांत अक्सर हिंट देते हैं कि ये क्या खाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल शार्प निडल लाइक टीथ एंड नैरो स्नाउट क्रॉक्स अक्सर फिश ईटर्स होते हैं जैसे घारियल्स एंड फ्रेश वाटर क्रॉक। वाइड स्नाउट विद ब्लंट टीथ के साथ चाइनीज़ एलिगेटर्स अपने फेवरेट मॉलस्कास एंजॉय करते हैं जैसे क्रैब्स एंड स्नेल्स। एज एपेक्स प्रेडेटर्स सॉल्ट वाटर क्रॉक्स, नाइल क्रॉक्स एंड अमेरिकन एलिगेटर्स कुछ भी खा सकते हैं फ्रॉम फिश टू मैमल्स, या जो भी उनकी टेरिटरी में आने की कोशिश करे वो उनका खाना होता है। अब कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं क्रोकोडिलियंस के बारे में। क्रोकोडिलियंस अपना खाना चबा नहीं सकते। ये जो इतने सारे दांत हैं ये सिर्फ प्रे को पकड़ने के लिए है, और इसलिए वो अपने प्रे को एज अ होल निगल लेते हैं या फिर दे टोन अपार्ट द प्रे एंड गल्प अप। ये करने की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक टेक्निक है क्रोकोडिलियंस की, जिसे कहते हैं डेथ रोल टेक्निक। इस टेक्निक में क्रॉक्स अपने प्रे को अपने मजबूत दांतों से पकड़ लेते हैं और उसे कंटिन्यूसली रोल करते हैं, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं और वो उसे आसानी से खा सकते हैं। जब क्रॉक्स अपने प्रे को एज अ होल निगल लेते हैं तो बोन्स, शेल्स या फिर कोई भी हार्ड सब्सटेंस ये कैसे डाइजेस्ट करते होंगे। तो ये जान लो कि क्रोकोडिलियंस हैव हाईली एसिडिक स्टमक टू डाइजेस्ट दीज थिंग्स। क्रोकोडिलियंस स्वॉलो स्टोन्स नोन एज गैस्ट्रोलिथ्स। ये प्रोसेस हेल्प करता है खाने को ग्राइंड अप करने में। छोटे हो या बड़े, क्रोकोडिलियंस आर गुड एट सर्वाइवल। दे हैव स्किल्स फॉर सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल जब विंटर में टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाता है तो क्रोकोडिलियंस ब्रूमेशन में चले जाते हैं, मतलब ये कोई सेफ जगह जाके छुप जाते हैं, जैसे ज़मीन में एक बोरो बना के या रॉक्स के आसपास या फिर पानी में कुछ इस तरह से छुप जाते हैं।
ब्रूमेशन में क्रोकोडिलियंस इनएक्टिव हो जाते हैं, बस एक जगह पड़े रहते हैं कई दिनों तक, कई हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक भी। क्रोकोडिलियंस पानी पीने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो करते हैं, लेकिन ब्रूमेशन में क्रोकोडिलियंस बिना खाना खाए कई महीनों तक रह सकते हैं। क्रोकोडिलियंस हैव थर्ड आईलिड। इनके पास नेचुरल गॉगल्स होते हैं कॉल्ड एज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर आइज। नॉस्ट्रिल्स आइज आर प्लेस्ड ऑन देयर हेड ताकि वो अपने प्रे को आसानी से देख सके और सूंघ सके। दे हैव स्पेशल पैलेटल वॉल्व जो इनके माउथ से अटैच्ड होती है, जो रोकती है पानी को लंग्स और स्टमक में जाने से, which helps crocodilians to catch their prey inside or outside the water easily. क्रोकोडिलियंस अपने दांतों को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। ईच टूथ कैन बी रिप्लेस्ड अप टू 50 टाइम्स, नोन एज पॉलीफायोडोंट, सिमिलर है डाईफायोडोंट्स। जैसे बचपन में हमारे दूध के दांत होते हैं, फिर वो गिर जाते हैं और फिर हमारे अडल्ट टीथ आते हैं नोन एज परमानेंट टीथ, तो हम इसे डाईफायोडोंट कहते हैं। लेकिन हमारा ये फीचर पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है, लेकिन क्रोकोडिलियंस ऐसा अपनी पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं बिकॉज दे आर पॉलीफायोडोंट। क्रोकोडिलियंस आर स्मार्ट रेप्टाइल्स। रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि बर्ड नेस्टिंग सीजन में क्रोकोडिलियंस एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स को पकड़ने के लिए। इस ट्रिक में क्रॉक्स अपने आप को पानी में पूरी तरह छुपा लेते हैं और अपने स्नाउट पे एक स्टिक रखते हैं। फिर जब बर्ड्स स्टिक ढूंढने बाहर निकलती है तो वो ये स्टिक देखती है और ये स्टिक लेने वो क्रोकोडाइल के पास आती है, और जैसे ही क्रोकोडिलियंस के पास ये बर्ड आती है वो उसे पकड़ लेता है। ये ट्रिक सिर्फ बर्ड नेस्टिंग सीजन में ही काम आती है। इस रील को देखिए। इस रील को देखकर आपको क्या लगा कि कोई इंसान पानी में डूब रहा है और यहाँ खड़े लोग इसे बचा नहीं रहे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक क्रोकोडाइल है जो एक्टिंग कर रहा है डूबने की, ताकि इसे कोई इंसान समझे और उसे बचाने आया और ये उसे खा ले। है ना, ये बहुत स्मार्ट। वैसे ऑलमोस्ट सारे ही बर्ड्स को क्रोकोडाइल्स खा लेता है, लेकिन एक ऐसी बर्ड है जिसका नाम है इजिप्शियन प्लोवर। इस बर्ड को क्रोकोडाइल्स नहीं खाते। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इजिप्शियन प्लोवर और क्रोकोडाइल दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। वो ऐसे कि जब भी क्रोकोडाइल्स सन बास्किंग करने ग्राउंड पे आते हैं तो अपना मुंह खुला रखते हैं, और तभी ये छोटी सी इजिप्शियन प्लोवर आती है और क्रोकोडाइल के मुंह की सफाई करती है बाय क्लीनिंग द बिट्स ऑफ मीट जो क्रोकोडाइल के दांत में फंसे हुए हैं। इससे इजिप्शियन प्लोवर को अपना खाना मिल जाता है और क्रोकोडाइल को साफ मुंह मिलता है, जैसे किसी ने टूथपिक से क्लीन कर दिया हो। जब भी हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में लायन, टाइगर ये सब आता है। क्रोकोडाइल्स को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन क्रोकोडिलियंस भी अपना रोल इस इकोसिस्टम में बहुत अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं। जैसे कि क्रोकोडिलियंस को गार्डियंस ऑफ फ्रेश वाटर भी कहा जाता है। ड्राई सीजन में पानी की कमी होती है जंगल में, और इसलिए क्रोकोडिलियंस लिमिटेड वाटर अलाउ करते हैं एनिमल्स के पीने के लिए, ताकि सबको पानी मिल सके। दे कंट्रोल बेयर, बिल, कैटफिश पॉपुलेशन। ये फ़िश छोटी मछलियों को खाती है और बर्ड्स भी छोटी मछलियों को ही खाते हैं। तो क्रोकोडिलियंस ये कैटफिश को खाते हैं ताकि ये कैटफिश सारी छोटी मछलियों को खा के ख़त्म ना कर दे। मतलब ओवरऑल एक फूड चेन मेंटेन रखने में मदद करता है क्रोकोडाइल। फ्रॉग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल जेनेटर्स। ये अपना लेफ्ट ओवर छोड़ते ही नहीं, जिससे सराउंडिंग में कोई गंदगी नहीं होती। हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से कई ऐसी क्रोकोडिलियंस की स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गई है। अकॉर्डिंग टू IUCN 7 क्रोकोडिलियन स्पीशीज़ आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब ये बहुत कम बचे हैं। फिलीपीन क्रोकोडाइल्स आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। बस 137 अडल्ट फिलीपीन क्रोकोडाइल्स बचे हैं थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस। सियामीज क्रोकोडाइल 500 से 1000 बचे हैं वाइल्ड में। दे आर ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दे आर फाउंड इन कंबोडिया, थाईलैंड एंड फ्यू इन इंडोनेशिया। इन 1992 लगता था कि सियामीज क्रोकोडाइल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर वो बहुत क्लोज है एक्सटिंक्शन के, लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से ये आज भी ज़िंदा है। कम है लेकिन ज़िंदा है।
और हमें इन्हें बचाने की और ज़रूरत है। घारियल सबसे कम बचे हैं। एज वी नो घारियल्स आर नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। सिर्फ 250 से 600 बचे हैं वाइल्ड में, लेकिन देयर आर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो कोशिश कर रहे हैं इन्हें बचाने की। घारियल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2014 में बिहार में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था WTF के द्वारा। इस प्रोजेक्ट का एम था कि घारियल्स की ब्रीडिंग साइट्स को ये प्रोटेक्ट करेंगे और हंटिंग से बचाएंगे। इंडिया में कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्रोकोडिलियंस को, जैसे इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन बावला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। देयर आर सम वेज जिससे क्रोकोडिलियंस को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स होने चाहिए ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। लोगों को एजुकेट करना चाहिए मगरमच्छों के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, ताकि वो भी उनको मारे ना और उनकी हंटिंग ना करे। क्रोकोडाइल्स इंसानों पर अटैक ना करे, इसलिए जहाँ भी क्रोकोडिलियंस रहते हैं उनकी साइट्स पे वार्निंग साइंस होनी चाहिए ताकि कोई इंसान वहाँ जाकर उन्हें डिस्टर्ब ना करे और क्रोकोडाइल उन पर अटैक ना करे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। आखिर में बस इतना कहना है कि ये दुनिया जितनी हमारी है उतनी वाइल्ड एनिमल्स की भी है, तो हम अपनी जगह सुकून से रहते हैं और उन्हें अपनी जगह सुकून से रहने देते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग जानवर के साथ। तब तक के लिए सलाम।